हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। आज हम करेंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2024-25 मैथमेटिक्स बेसिक। ठीक है, इसमें हमारे पार्ट वन में एमसीक्यूज हैं और असर्शन रीजन है। ठीक है, मैं वो आज आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। और कोई भी आपको क्वेश्चन में कोई डाउट रहे तो प्लीज कमेंट्स में पूछिए और प्लीज सपोर्ट करिए। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, सीधे सेक्शन ए से, जो कि हमारा एमसीक्यू और असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? HCF ऑफ 3 raised to the power 3 into 5 square into 2. Next number is 3 square into 5 raised to the power 3 and 2 square. And last number is 3 raised to the power 4, 5 into 2 raised to the power 3. हमें इनका HCF फाइंड करना है। ठीक है, अब HCF और LCM में आपको पता होना चाहिए, जब आपको LCM पूछेगा तो आप इसकी लार्जेस्ट पावर वाले नंबर चुन लेंगे, बट जब आपको HCF पूछेगा तो आप स्मॉल पावर को चुनेंगे। तीनों में अगर हम 3 की बात करें तो 3 में जो स्मॉल पावर है वो है 3 स्क्वायर, तो हम 3 स्क्वायर को चुन लेंगे। 5 में देखें तो 5 में सबसे स्मॉल पावर है 5। ठीक है, और 2 में देखें तो सबसे ऊपर है 2। हमने तीनों को देख लिया और यहाँ पे इसको चूज कर लिया। अब बस इसको सॉल्व करना है। सो 3 स्क्वायर इज 9, 5 टू ज़ा 10। ठीक है, 5 और 2 की मल्टीप्लाई करिए 10, और 10 9 ज़ा होता है हमारा 90। सो 90 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। आपको बस एलसीएम में लार्जेस्ट और एचसीएफ में स्मॉलेस्ट पावर को देखना होता है और उनको चूज कर लेना होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन एल एंड एम इज। ओके, अब हमसे कह रहा है कि इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे। कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, थर्ड है कंसिस्टेंट विद 3 सॉल्यूशंस, एंड फोर्थ है कंसिस्टेंट विद मैनी सॉल्यूशंस। ओके, अब ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है वो देखते हैं। देखिए, कंसिस्टेंट का मतलब होता है हमारे सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो कंसिस्टेंट हमारे दो कंडीशन पे मिलते हैं। एक होती है जब हमारी लाइन इंटरसेक्टिंग होती है, एक पॉइंट पे कट कर रही होती है, और एक हमारी लाइन जब ये होती है कोइंसिडेंट। ठीक है, तो एक होती है हमारी कौन सी, इंटरसेक्टिंग, और एक होती है हमारी कोइंसिडेंट। इन दोनों लाइन पे हमें क्या मिलता है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिलता है। और जब लाइन कहीं पे एक दूसरे को कट नहीं करेंगी तो वो होती है हमारी पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस में हमारे जो सॉल्यूशन होते हैं वो होते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये अब इंटरसेक्टिंग लाइन में जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं वो यूनिक सॉल्यूशन। कौन से सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक या फिर वन। कोइंसिडेंट में हमारे जो सॉल्यूशन मिलते हैं वो मिलते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, अनगिनत सॉल्यूशन होंगे। और पैरेलल लाइन में कहीं पे भी पॉइंट कट नहीं कर रहा है तो यहाँ पे आपके हो जाएगा नो सॉल्यूशन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में आप देख रहे हैं यहाँ पे दो लाइन कट कर रही है एक पॉइंट पर। यहाँ पर देखिए ये, ठीक है, ये लाइन क्या कर रही है, एक जगह पे कट कर रही है। तो ये कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइंस को। कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। और इंटरसेक्टिंग लाइंस के जो सॉल्यूशन होते हैं वो होते हैं यूनिक। ठीक है, और सॉल्यूशन मिलने की वजह से इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट और यूनिक वाले ऑप्शन को हम चुन लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन, उसको हमने चुन लिया। इनकंसिस्टेंट हो नहीं सकता, पैरेलल नहीं है। कंसिस्टेंट विद 3 सॉल्यूशन होगा नहीं। ठीक है, ये ऑप्शन ही नहीं होता है। और मैनी सॉल्यूशन के लिए इनफाइनाइट वाला हमारा ऑप्शन होना चाहिए था, बट यहाँ पे लाइन कोइंसिडेंट नहीं है। कोइंसिडेंट के लिए आपका लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होती। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। और आपको तीनों कंडीशंस की इक्वेशन भी आनी चाहिए। अगर हम बात करें इक्वेशन की, तो इंटरसेक्टिंग के लिए जो इक्वेशन होती है वो होती है हमारी a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। इनफाइनाइट के लिए हमारी जो कंडीशन होती है वो होती है हमारी a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। सभी इक्वल होते हैं। और पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है हमारी a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। आपको ये कंडीशंस भी ध्यान रखनी है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। In next question, question number 3, what you have to find the value of k for which quadratic equation kx square minus
5x + 1 = 0 डज नॉट हैव रियल सॉल्यूशन। ठीक है, आपको बताना है कि इसके रियल सॉल्यूशन नहीं होंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन जो होते हैं, नेचर ऑफ रूट्स का जो कंडीशन होता है वो आप उसमें आपको निकालना होता है डी। डी क्या होता है? डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है b² - 4ac। अगर डी हमारा ग्रेटर देन 0 आ गया तो इसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो होते हैं हमारे 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, अगर डी हमारा = 0 आ गया तो इसके सॉल्यूशन होते हैं 2 रियल एंड इक्वल सॉल्यूशंस। अगर डी हमारा 0 से छोटा आ गया है तो हम बोलेंगे नो रियल सॉल्यूशन। ओके, आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना। अब क्वेश्चन में हमें नो रियल सॉल्यूशन बोला है तो हमारी ये वाली कंडीशन लग जाएगी डी नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मैं इस कंडीशन को बता देता हूँ, मैंने और भी चीजें आपको बता दी, आप उनको ध्यान रखना जैसा क्वेश्चन आएगा। तो हम चेक करते हैं, हम सॉल्व करेंगे b² - 4ac। ठीक है, जो कि आपका क्या होगा? स्मॉलर होगा 0 से, क्योंकि हमने बताया था नो सॉल्यूशन के लिए, नो रियल सॉल्यूशन के लिए डी क्या होता है? लेस देन 0। ठीक है, फॉर नो रियल सॉल्यूशन, इस चीज को ध्यान रखना। वैल्यू रख देते हैं, ए बी और सी की वैल्यू क्या होती है? ए है हमारा के, बी है हमारा -5 और सी है हमारा 1। आप ऐसे लिख लीजिएगा पेंसिल से। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी है? -5 होल स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है? के, और सी की वैल्यू कितनी है? 1। 5 स्क्वायर हो गया 25, -4k लेस देन 0। ओके, अब -4 इधर जाएगा तो ये नॉर्मल जैसे इक्वल में जाके प्लस बनता है, यहाँ भी वही होगा। अब ये 4 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 25/4 आ गया। सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए 25/4 को आप देख के आंसर को सीधे 25/4 मत कर देना, ऑप्शन में है भी यहाँ पे बी पे, बट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन जो के की वैल्यू है वो उस वैल्यू से बड़ी आएगी। ठीक है, इस साइड आपका माउथ ओपन है तो आप उसको बड़ी वैल्यू को चुनेंगे, जल्दीबाजी नहीं करनी है। इक्वल आता तो अगर एग्जैक्ट आंसर है तो हम इसको चूज कर लेते हैं, बट ये नहीं करना है। ठीक है, तो 25/4 को हम जब सॉल्व करते हैं तो 4 × 6 = 24, 1 बचा, 0 बढ़ाया, पॉइंट लगाया, 4 × 2 = 8, फिर से 2 नंबर बचे, 0 बढ़ाया, तो ये आया 6.25। अब 6.25 जो वैल्यू है, k की वैल्यू जो है हमारी 6.25 से बड़ी होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे बोल रखा है ना k इज ग्रेटर देन 6.25। अब 6 से जो बड़ी वैल्यू है वो हमारी कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी में, जो कि 7 है। ठीक है, ए बी और सी नहीं हो सकता, सो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा 7, इसका सही आंसर। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। आपको ध्यान से कंडीशन को लगाना है और चेक करना है। अगर आपसे यहाँ बोल रहा है के इज ग्रेटर देन तो आप ग्रेटर वैल्यू चुनेंगे, अगर लेस देन वाला होता तो लेस वाली चुनता है, बट आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर नंबर डी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स a, b एंड -a, -b। सो यहाँ बहुत सिंपल आपसे पूछ रखा है, डिस्टेंस पूछा है और आपको पॉइंट्स दे रखे हैं। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है? ये होता है आपका x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब x1 कौन है? दिस इज x1, दिस इज y1, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू। x2 की वैल्यू है -a, माइनस बीच में साइन है, x1 की वैल्यू a है होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू है -b, y1 की वैल्यू है b। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं, पहले x2 की वैल्यू रखी, फिर x1 की, फिर y2 की रखी, फिर y1 की रखी। अब ये माइनस और माइनस हमेशा ऐड होता है, तो ये रहेगा 2a, बट साइन माइनस का आता है तो -2a होल स्क्वायर प्लस -b हो गया -2b होल स्क्वायर। देखिए माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस बनता है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और माइनस का प्लस बन गया है a²। यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस का प्लस बन गया और b²। ओके, दोनों में 4 कॉमन है तो हम यहाँ पे 4 को कॉमन कर लेंगे, अंदर बचता है a² प्लस b²। ओके, ये सब रूट के अंदर चल रहा है। अब 4 हमें पता है 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, अगर हम बात करें स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है? 2। अब a² और b² का हम ऐसे बाहर नहीं निकाल पाएंगे, बिकॉज ये इंडिविजुअल स्क्वायर है, होल स्क्वायर होता तो बाहर आ जाता। सो ये हमारा आंसर हो चुका है।
सो हमारा आंसर नंबर सी, ठीक है। याद रखें अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रूट के अंदर तब ये बाहर आके a प्लस बी बचेगा, ओके। लेकिन अगर यही चीज इस तरीके से हो जैसे अभी बताया तो उसमें आप इसको बाहर नहीं निकालेंगे वो किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा है। फिफ्थ क्वेश्चन, पी क्यू एंड पी आर फिगर दे रखा है और पी क्यू और पी आर हमारे टेंजेंट्स दे रखे हैं। टेंजेंट्स हमारी क्या होती है, सर्कल पे एक पॉइंट पे टच करने वाली लाइन टेंजेंट कहलाती है। टू अ सर्कल सेंटर एट ओ, सर्कल का सेंटर ओ दे रखा है। इफ क्यू पी आर, क्यू पी आर ये वाला एंगल 35 दे रखा है, आपको निकालना है क्यू ओ आर, यहाँ पे एंगल निकालना है, ठीक है। तो ठीक है, काफी इजी है। देखिए उससे पहले आपको कुछ थ्योरम्स पता होने चाहिए। देखिए सर्कल पर जब भी आपका रेडियस और टेंजेंट बनेगा तो वहां पे एंगल बनता है 90 का। ये भी रेडियस है, ये भी टेंजेंट है, यहाँ भी बनेगा 90 का। तो यहाँ पर और यहाँ पे 90 का एंगल बन जाएगा। एक एंगल आपको 35 दे ही रखा है, यहाँ वाला एंगल एंगल आपसे पूछ रखा है, ठीक है। और ये बना रहा है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो जो हमारा पी क्यू ओ आर है वो एक क्या बना रहा है, क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। और क्वाड्रिलेटरल के जो अंदर के सारे एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल्स होते हैं, उनका सम 360 होता है, ओके। तो यहाँ ऐड कर देते हैं, तो 35 प्लस ये एंगल आ गया 90 प्लस ये एंगल भी होगा 90 प्लस जो एंगल आपको फाइंड करना है वो यहाँ पे है क्यू ओ आर इक्वल टू 360। सॉल्व करते हैं, 90 90 हो गया, 90 एंड 90 मिलके हमारा हो गया 180, ठीक है। अब इस 180 के साथ इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, 5 2 प्लस 8 प्लस 3 हो गया, यहाँ पे 2 8 11 सॉरी, और 1 था तो 1 के साथ कैरी आ गया 2, 215 आ गया, ओके। अब 215 यहाँ से उधर जाके माइनस होगा तो क्यू ओ आर इक्वल्स टू 360 माइनस 215। सॉल्व कर लेंगे, 10 में से 5 गया 5 आया, यहाँ से उसने बोरो लिया था 5 बचे, 5 में से 4 गया, 5 में से 1 गया 4 आया, ओके। यहाँ पे 3 है, 3 में से 2 गया 1 आया। तो 145 इज द करेक्ट आंसर जो कि है ऑप्शन नंबर डी, ओके। आई होप क्लियर होगा। आपको बस ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आइडेंटिटी होती है मतलब थ्योरम होती है हमारी 10.1, वो क्या कहती है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 का एंगल बनता है, ओके। उसके बाद आपने यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगा दी और आंसर फाइंड कर लिया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको दे रखा है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, 3AB इक्वल्स टू 2PQ, BC की वैल्यू 10 दे रखी है, फाइंड करनी है लेंथ QR की। अब पहले हम देख लेते हैं हमें गिवन क्या है। एक ट्राइंगल है ABC और एक ट्राइंगल है PQR। ये क्या है हमारे, सिमिलर है। सिमिलर का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें यहाँ पे दो ट्राइंगल्स की, एक ट्राइंगल जैसे ABC है, एक ट्राइंगल और बना देता हूँ मैं PQR। सिमिलर होने से क्या होता है कि जो हमारे सारी साइड्स है उनका रेशियो इक्वल आ जाता है, मतलब AB अपॉन AB के साथ किसका रेशियो है, PQ। करस्पॉन्डिंग जो साइड्स है AB के साथ ये PQ, BC के साथ जो ये है हमारा QR, और AC के साथ थर्ड साइड कौन सी है हमारी, PR, ओके। तो सारी साइड्स का रेशियो इक्वल आ जाता है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, ओके। नाउ साथ साथ सारे एंगल इक्वल होता है, बी एंगल क्यू के, ए एंगल पी के और सी एंगल आर के। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में एक कंडीशन दे रखी है हमको, क्या कंडीशन दे रखी है, 3AB इक्वल्स टू 2PQ, ओके। अब यहाँ रेशियो बन रहा है AB अपॉन PQ, तो हम इससे ऐसा ही रेशियो बना लेते हैं। तो AB के अपॉन में PQ को लेके आते हैं, तो इसको जब अपॉन में लाएंगे तो सामने क्या बचेगा 2, और ये 3 जो मल्टीप्लाई में था AB के अपॉन में चला जाएगा, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा 2/3, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो आ जाएगा 2/3। नाउ BC की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे 10, आपको QR की वैल्यू चाहिए, तो आप इस रेशियो को कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। जो आपको आंसर चाहिए आप उस रेशियो को कंपेयर कर लेंगे, किसको, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR, ओके। अब AB अपॉन PQ हमारा सॉल्व हो क्या आया, कितना 2/3। BC की वैल्यू क्वेश्चन में थी कितनी 10, और QR की वैल्यू हमको चाहिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो QR चला गया हमारा 2 के पास, तो 2QR, और 10 के पास 3 चला गया तो 10 3 30। अब 2 से 30 कट करेंगे कितना आ जाएगा 15, तो QR की वैल्यू कितनी आ गई
15, ओके, सेंटीमीटर। सो ये है ऑप्शन नंबर, अगर हम यहाँ देखें तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको ध्यान रखना है सिमिलैरिटी, जब सिमिलर गिवन है तो आप सभी साइड्स का रेशियो ले लेते हैं, और रेशियो को कंपेयर किया मैंने, पहले एक रिलेशन देखा 2/3 आया, उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज रख दी, जो भी हमको साइड्स चाहिए उनको कंपेयर करा लिया, ठीक है, जो नहीं चाहिए था उसको हटा दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप ये क्लियर होगा, आप इसको भी ध्यान से कर लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें लिखा है 3 cot, 7th क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, a equals to 4 where a is greater than 0 but less than 90, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ sec a, sec a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ओके। सबसे पहले आप इसको cot a को आप इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में 3 है तो डिवाइड में चला जाएगा। अब cot किसका रेशियो होता है ये आपको पता होना चाहिए, तो देखिए आपको पता है PBP HHB, बहुत सारी ट्रिक्स आप इसको याद कर चुके होंगे। तो पहला होता है साइन कॉस 10, नीचे से होता है कॉस एक्स सेक कॉट, तो कॉट जो रेशियो होता है वो होता है b अपॉन पी, क्योंकि नीचे से रेशियो देखते हैं, तो दिस इज b बेस p फॉर परपेंडिकुलर। तो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए, a को हमेशा यहाँ से दिखाइए एक्यूट एंगल, ठीक है, ऊपर भी ले लेते हैं बट आप यहाँ से दिखाइए, सामने परपेंडिकुलर मिल जाता है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3, सामने होता है p, नीचे होता है बेस जिसकी वैल्यू है 4, ठीक है। आपको हाइपोटेनस की वैल्यू चाहिए। अब हाइपोटेनस क्यों चाहिए, मैंने डायरेक्ट क्यों बोला, क्योंकि जो सेक होता है, ठीक है, जो सेक होता है वो रेशियो होता है किसका, अभी होता है मेरा साइन कॉस 10 कॉसेक सेक, ठीक है, तो सेक यहाँ नीचे से देखना है, तो एच अपॉन बी का रेशियो होता है, किसका होता है, एच अपॉन बी का, इसलिए हमें एच की नीड थी। अब एच कैसे आएगा, तो कभी भी किसी राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड दी हो तो थर्ड साइड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दे रखा है 3, बेस दे रखा है 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, ऐड किया 25 आया, स्क्वायर हट के यहाँ पे रूट आएगा, स्क्वायर रूट, और 25 होता है 5 का, ओके, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे, ओके, यूनिट्स नहीं देखे, सिंपल कट कर देते हैं इसे, तो 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब हमें निकालना क्या था, सेक ए, अब सेक किसका रेशियो था, एच अपॉन बी का, एच की वैल्यू अभी आई है, हाइट कितनी आई है 5, हाइट कह रहा हूँ हाइपोटेनस, और बी की वैल्यू हमारी कितनी है 4, तो आपका आंसर हो गया 5/4, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ओके। आई होप ये क्लियर होगा, आपको ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन को। सो नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन में क्या रखा है, ट्राइंगल बी ए सी इज सिमिलर। अब ट्राइंगल बी ए सी का है, ये है ट्राइंगल बी ए सी, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, सिमिलर होगा किस ट्राइंगल के, अब अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे एक ट्राइंगल ऐसा भी है, ठीक है। अब यहाँ पर बी ए सी लास्ट में 90 कवर हो रहा है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा जो ट्राइंगल है, अगर हम इसको देखें ये ई ए डी आ रहा है, ठीक है, अगर मैं ई ए डी ले लेता हूँ, ई ए डी, ओके, तो ई ए डी की अगर हम बात करें तो ई ए डी में बीच में यहाँ पे भी ए आ रहा है, बीच में यहाँ भी ए आ रहा है, ओके, इसके अलावा किसी भी ट्राइंगल में ऐसा नहीं हो रहा है, इसको छोड़ के। अगर आप इसको देखें ए ई डी को, तो ए ई डी में यहाँ पे कौन कंपेयर हो रहा है, ए से बी कंपेयर हो रहा है, और ई से ए कंपेयर हो रहा है, डी से सी कंपेयर हो रहा है, कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। नेक्स्ट सी में भी नहीं और इसमें भी नहीं, तो यही एकमात्र ऐसा ट्राइंगल है जो कि क्या आ रहा है, सिमिलर आ रहा है, ओके। आई होप ये क्लियर होगा, बस ट्राइंगल को देखिए, आप यहाँ से क्लियर कर लेंगे डायग्राम से ही, ठीक है। तो ये था हमारा बी ए सी, जो कि इस तरीके से बी ए सी, ए यहाँ पे बीच में पड़ रहा है, और यहाँ पर देखें ई ए डी में, ई ए डी में भी ए हमारा कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ट्राइंगल बी ए सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई ए डी, ओके। आप कंपेयर करके इसको देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, इन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, HCF of 420, 189 is 21, LCM फाइंड करना है आपको इन दोनों नंबर का, ठीक है। जो ब्रैकेट में नंबर लिखे होते हैं वो होते हैं हमारे ए एंड बी, क्योंकि आपका जो एक 2 नंबर अगर आपका दिए हैं और आपको एलसीएम एचसीएफ बोल दे, ठीक है, इनमें से कोई भी 3 चीजें दी है,
तो फोर्थ चीज निकालने के लिए आप, ये डायरेक्ट रिलेशन होता है 2 नंबर के लिए सिर्फ, ओके। एचसीएफ इंटू एलसीएम, सिर्फ 2 नंबर के लिए, ये बात ध्यान रखना, 3 नंबर में ऐसा नहीं लगेगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट मतलब उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट, ए इंटू बी। लैंग्वेज में भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर, वरना ए इंटू बी भी मिल जाएगा, ठीक है। तो असर्शन रीजन में ध्यान रखना इस बात का। अब एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ हमको दिया हुआ है कितना, 21 सामने इक्वल। एलसीएम हमको फाइंड करना है, ए की वैल्यू है 420 और बी की वैल्यू है 189, ठीक है। अब देखिए एलसीएम इक्वल्स टू 420 इंटू 189 और अपॉन में जा चुका है 21। अब कट कर देते हैं 21 की टेबल में, आपको पता ही है 42 आता है, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स आता है, आगे क्या लगा है 0। तो आपके फाइनली जो नंबर आए 20 इंटू 189, इसको बस मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 9 से कर देता हूँ मैं, 9 2 18, 1 कैरी, 8 2 16 प्लस 1 17, फिर से 1 कैरी, 2 1 2 प्लस 1 3, और आगे एक 0 है, उसको मैं लास्ट में लगा दूंगा बिकॉज हमें पता है 20 से मल्टीप्लाई करना था। तो 3780 हमारा आंसर हो गया सी, ओके। आई होप ये क्लियर होगा, काफी आसान था और ये रिलेशन आपको आना चाहिए, 2 नंबर के लिए सिर्फ एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो आप 2 नंबर जहां भी मिलते हैं और 3 चीजें दी है तो आप आराम से इसको लगा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, इन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, फोर्थ टर्म निकालना है 10th वाला एपी का, लेकिन बोला क्या है, फ्रॉम एंड। क्वेश्चन को जल्दीबाजी में नहीं करना, पढ़ लेना। अगर एंड लिख के आ रहा है या फिर लास्ट लिख के आ रहा है तो आपको बहुत ध्यान से करना है। अब एपी क्या है, -8 -5 -2 49। जब भी आपसे क्या है कि इसका कोई टर्म निकालना है बट फ्रॉम एंड या लास्ट, तो आप एपी को क्या कर देंगे, उल्टा लिख देंगे, अगर आपको उसको जल्दी करना है तो एपी को उल्टा लिख देते हैं 49 कॉमा। अब गैप कैसे पता चलेगा, तो गैप देख लेते हैं, गैप कितने का था। तो 8 और 3 में होता है गैप हमारा कितने का, ये मतलब 8 और 5 में गैप होता है कितने का, 3 का गैप होता है। तो यहाँ 3 का गैप है, बट एपी लगातार देखिए बढ़ रही है क्योंकि आपका माइनस से नंबर पॉजिटिव गया है, तो आपको यहाँ पे आगे बढ़ाना था। बट जब आप उल्टा चलेंगे तो आप इसको क्या लिखेंगे, माइनस करके लिखेंगे, क्योंकि एपी को आप उल्टा लिख रहे हैं तो आप इसके अंदर का नंबर लिखेंगे ना, तो इससे 3 अंदर आते हैं तो कितना होगा 46। इस तरीके से आप इसको बना देंगे, ओके। तो आप देखिए यहाँ पर ये एपी के 2 टर्म लिख दे, काफी है। ये बात समझ में आ गई होगी ना, आपको एपी को उल्टा लिखना है, पहले आप ये टर्म लिखेंगे, आप चेक कर लेंगे कितना गैप है, गैप मतलब डी, ठीक है। डी कैसे निकलता था, ये निकलता था a2, जो अगला टर्म होता था a2 बोलते हैं इसको, और पहला टर्म जो होता था a1 होता था, तो a2 माइनस a1 होता था, तो -5 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 8 में से 5 गया 3 आया, साइन बड़ा कौन है 8 है, तो ये हो गया हमारा 3। तो ये हमारा कितना हो गया 3 का गैप है, ओके। बट ये जब एपी बढ़ रही थी तब, अब एपी को हमें उल्टा आना है 49 से नीचे, तो हम इसको कम करेंगे ना, तो हमने इसका क्या लिख दिया इस तरीके से। अब हमारा जो पहले एपी थी ना, हमें उसको ध्यान नहीं देना है, पहले एपी को सही कर लेना है। अब क्या करना है, हमारे जो टर्म्स होंगे वो इस एपी के अकॉर्डिंग होंगे, तो ये पहला टर्म हो गया 49, ओके। जो डी होगा, पहले बढ़ रहा था यहाँ घट रहा है, तो जो प्लस था वो माइनस बन जाता है, ये बात ध्यान रहे बहुत ध्यान से, ठीक है। और हमें निकालना था फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या होता है, ए प्लस 3d, फॉर्मूले में रखते हैं ना, एन, ये एन होता है, एन से एक कम हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3d, ओके। अब देखिए तो वैल्यू रख देते हैं 49 प्लस 3, डी की वैल्यू -3, तो 49 प्लस माइनस माइनस 3 3 9, 49 माइनस 9 कितना हो गया 40। अब ऑप्शन को देखते हैं 40 कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये क्लियर होगा, जब भी आपका लास्ट से आता है क्वेश्चन, आपको ऐसे ही करना है, एपी को उल्टा लिख देना है, उधर से डी अगर पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, इन फिगर ट्राइंगल ओसीडी, ट्राइंगल ओसीडी, सॉरी ओसीडी नहीं ओसीए, सिमिलर है ट्राइंगल ओबीडी के। आपको बताना है ओ ए सी की वैल्यू क्या होगी, ओके। चलिए देख लेते हैं। अब ओ सी डी को देखते हैं, ओ सी डी है कहाँ, ओ सी, यहाँ पे ओ सी ए, ओ सी डी बोल दे रहा हूँ बार बार मैं, ओ सी ए, ठीक है। तो ओ सी ए ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है ओ बी डी के, इधर से
ठीक है, आपको निकालना क्या है, ये वाला एंगल निकालना है, ओ ए सी। अब ये वाला एंगल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए आप जस्ट कंपेयर कर लीजिए, ओ से ओ कंपेयर हो रहा है, सी से बी कंपेयर हो रहा है, ठीक है, और ए से डी कंपेयर हो रहा है। अब ए यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, सिमिलर होते हैं, जब जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो सारे एंगल्स बराबर होते हैं और सारी साइड्स का रेशियो ले लेते हैं। तो साइड से तो कोई मतलब था नहीं यहाँ पे इस क्वेश्चन में, आपको बस एंगल देखना था। तो ए के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, डी, और डी पे यहाँ पे कितना बना है 58, तो आपका जो एंगल ए होगा वो भी हो जाएगा 58। ओके, आई होप ये बात क्लियर होगी, क्योंकि हमारे सारे एंगल्स बराबर होते हैं। देखो ना आप, जब ये ओ वाला तो चलो कॉमन था, अगर यहाँ पे कोई एंगल होता तो वो इसके करस्पॉन्डिंग होता, ये वाला एंगल इसके हो जाएगा, यहाँ पे इसके आ गया। ओके, तो ये था आपका ऑप्शन, इसमें देख लेंगे हम, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलैरिटी में हम एंगल्स को इक्वल बता देते हैं, ठीक है, और साइड्स को करस्पॉन्डिंग साइड्स को रेशियो ले लेते हैं, प्रोपोर्शन में होती है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 12, इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 38, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। ये जो पूरा ट्राइंगल दे रखा है, एक पूरा ट्राइंगल दे रखा है आपको, इसका पेरीमीटर दे रखा है आपको 38। ओके, पेरीमीटर ए बी सी है ना ट्राइंगल, तो पेरीमीटर क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 38 दे रखा है। आपको लेंथ बतानी है एपी की। अब एपी कहाँ से आ गया, तो देखिए बीच में एक सर्कल, ये ट्राइंगल एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब करने का मतलब क्या है, एक सर्कल इसके अंदर है जिसकी बाउंड्रीज टच करेगी ट्राइंगल को। ओके, और जहां पे टच कर रहा है उनको बोलता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये जो लाइंस होंगी बी सी, ए बी और ए सी, वो टेंजेंट कहलाएंगी। अब आपको यहाँ पर कुछ वैल्यूज दे रखी है, उन वैल्यूज को हम देख लेते हैं। देखिए एक वैल्यू यहाँ दे रखी है 6, एक वैल्यू यहाँ दे रखी है 8। अब यहाँ पर एक थ्योरम और याद रखनी है, थ्योरम 10.2 क्या कहती है, एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है, जब भी हम टेंजेंट पर, ओ सॉरी, सर्कल पर टेंजेंट खींचते हैं तो उनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है, ठीक है। तो कोई भी सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट से पहली बात तो दो टेंजेंट खींच सकते हैं, अगर मैक्सिमम को पूछे कितनी टेंजेंट तो दो, और दोनों की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ देखेंगे तो बाहर का पॉइंट कौन है, बी है, आउटर है सर्कल के, तो जितनी लेंथ ये होगी उतनी लेंथ ये होगी पी बी, तो पी बी भी कितनी हो जाएगी 6। अब जितनी लेंथ 8 है उतनी हो जाएगी क्यू सी, तो क्यू सी भी कितनी हो गई 8, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट है। अब इधर ए है एक्सटर्नल पॉइंट, ये लेंथ पता नहीं है, इसको कुछ मान लेंगे एक्स, तो ये वाली लेंथ भी क्या कहलाएगी, एक्स कहलाएगी। आई होप ये बात क्लियर होगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर एक्स लिया है तो ये भी कितना हो जाएगा एक्स, बिकॉज पता ही नहीं है तो यही मानना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू 10.2 ये इक्वल लेंथ होती है आउटर पॉइंट से। अब देखिए ए बी जो है वो किसका सम है, ए बी इन दोनों का सम है, किसका, 6, यहाँ पे 6 था, 6 प्लस एक्स का, तो 6 प्लस एक्स का सम था। अगर बात करें बी सी की, तो बी सी किसका सम है, 6 प्लस 8 का। अगर बात करें ए सी का, तो ए सी किसका सम है, 8 प्लस एक्स का। ओके, यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखे थे कि जैसे यहाँ पे 8 है तो ये भी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 6 है तो ये 6 हो जाएगा, ऊपर x था तो ये भी x हो गया, तो इसको जोड़ के बन गया 6 प्लस एक्स, और यहाँ बन गया 8 प्लस एक्स। थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, आप समझ गए होगे क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है यहाँ। ओके, सो यहाँ देखिए, अब इसको बस ऐड कर लेते हैं, तो और इक्वल में 38 चल रहा है, x और x हो गया 2x, नंबर ऐड कर लेते हैं, 8 और 8 16, 6 और 6 12, तो 16 में 12 ऐड कर लेंगे आप, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 28, 38 सामने था, नंबर नंबर के पास गया, तो 38 माइनस 28, यहाँ कितना आ गया 10, 2 से 10 कट गया 5 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। ओके, अब देखिए x क्या है, x यही a से लेके p तक की वैल्यू को तो मैंने x बोला है, तो AP को ही हमने x माना था, और x की वैल्यू आ चुकी है 5, तो हमारा आंसर हो गया 5। ओके, आई होप ये बात आपको क्लियर होगा। ओके, आप थ्योरम ध्यान रखना। तो दो थ्योरम हम बात कर लिए यहाँ पे, एक थ्योरम क्या थी, सर्कल में अगर रेडियस है और टेंजेंट है इनके बीच में 90 का एंगल बनता है, और दूसरी सर्कल में अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो दो टेंजेंट खींचेंगी और दोनों की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, काफी इजी है 13 क्वेश्चन भी, आप पॉइंट्स को ध्यान से समझिए, ठीक है, आपके लिए बहुत आसान रहेगा। ऐसे ही मैं बहुत सारे पेपर और भी करूंगा, आप इन सब पेपर्स को कर लीजिएगा। 1 माइनस 10 स्क्वायर 30,
1 प्लस 10 स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, अब 10 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो 10 की जो वैल्यूज होती है वो होती है 10 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3। स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर लिख देंगे, नीचे आता है 1 प्लस 1/√3, यहाँ पे भी स्क्वायर हो गया। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, बिकॉज रूट के बाहर आके स्क्वायर कट जाएगा। अपॉन में आते हैं 1 प्लस 1/3, यहाँ भी सेम। अब यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे 3 1 3 -1/3। ओके, नेक्स्ट फिर से यहाँ पे 3 1 3 +1/3 सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ऊपर यहाँ था 3 -1 तो ये बन गया 2/3, नीचे था 3 + 1 ये बन गया 4/3। ये यहाँ से जाएगा मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ होगा, तो 2 के पास 3 चला गया और 3 के पास 4 आ गया। 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपका फाइनली बचता है 2/4, बिकॉज ऊपर 2 था नीचे 4, कट कर लेते हैं। 2 1 2, 2 2 4। तो फाइनली आप चेक करेंगे 1/2 कहीं लिखा है, पर आपने देखा यहाँ पे कहीं पे भी 1/2 नहीं है। तो आपको समझना है कि 1/2 शायद ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दे रखी हो। जैसे कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो हमें पता है 1/2 जो हमारी वैल्यू होती है या तो साइन 30 की होगी या तो कॉस 60 की होगी। ओके, इन दोनों पर हमारा क्या मिलता है 1/2। अब यहाँ हमने चेक किया साइन 30 तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा, हाँ कॉस 60 दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, बहुत आराम से आपको बस सॉल्व करना है पेशेंस के साथ, ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है वरना गलत हो जाएगा। ओके, इजी क्वेश्चन भी हो जाते हैं अगर आप गलती जल्दी में करेंगे तो। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर। ओके, हेमिस्फीयर क्या होता है? स्फीयर का हाफ हेमिस्फीयर कहलाता है। ओके, अब आपको पता है अगर हमें सिंपल एक स्फीयर बोलता है तो इसका सरफेस एरिया होता है 4πr²। आधे का बोलेगा अगर आपसे सरफेस एरिया तो ये होता है 2πr²। बट जब बात कभी भी टोटल आए, ठीक है, यहाँ पर टोटल क्वेश्चन टोटल पूछ रहा है, तो आपको पता है कि यहाँ पर इसका जो ऊपर का सरफेस है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर का सरफेस होता है सर्कल, तो सर्कल का एरिया उसमें ऐड कर देंगे जो कि होता है πr²। तो 2πr² में πr² जुड़ा तो हो गया 3πr²। टोटल बोला है इसने। ठीक है, सी एस से पूछता तो 2πr² होता, बट आपको टी एस से पूछा गया तो आपको सर्कल और ऐड कर देना है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी इवेंट की? तो प्रोबेबिलिटी देखिए जो होती है हमारी पी ऑफ इवेंट, ये क्या होती है? 0 से बड़ी या 0 के इक्वल एंड लेस देन और इक्वल टू 1। एक तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, या तो 0% से बड़ी, ओके, या 100% से छोटी। परसेंटेज की बात करें तो 4% या 0 और 100 के बीच में आता है। ठीक है, बात करी जाए नंबर की तो यहाँ पर दूसरा परसेंट 0 से 0.04 भी 0 और 100 के बीच में आता है, और 0.4 भी 0 और 1 के बीच में आ रहा है, नंबर्स में दे रखा है। तो ये तीनों तो आते हैं, आपको नहीं वाला चुनना था, तो नहीं वाला ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? 4, बिकॉज 4 क्या है? आउट ऑफ 1, मतलब रेंज से बाहर चला गया ना यहाँ। ओके, सो आपको ध्यान से माइनस का नंबर आ गया और 200 300 आ गया परसेंटेज में, तो भी आपको नहीं चुनना है, आपको परसेंटेज इनके बीच में देखनी है और नंबर इनके बीच में देखना है। ओके, आई होप ये क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट भी। ठीक है, इसको ध्यान से कर लेना। नाउ नेक्स्ट, सो ऑप्शन नंबर डी गलत को चुनना था। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको इसके रूट्स निकालने हैं, बताने हैं मतलब कैसे होंगे। नॉट रियल, रेशनल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल, या इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट। तो आप चेक कर लेते हैं। 3x² -4√3x + 4, मैंने बताया था जब आपको रूट्स चेक करने होते हैं तो नेचर ऑफ रूट में आप डी चेक करते हैं। डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी वैल्यू होती है b² - 4ac। अब ये जो भी आता है इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर चुनते हैं। अब ए बी और सी की वैल्यू क्या है? ये ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, वैल्यू रख देते हैं। बी की वैल्यू कितनी है? 4√3 माइनस का तो b²। 4, ए की वैल्यू कितनी है? 3, और सी की वैल्यू कितनी है? 4। अब 4 का स्क्वायर होगा 16, √3 का स्क्वायर होगा 3। ठीक है, इसका स्क्वायर 3 हो गया, उसका 16। यहाँ भी 4 4 जा 16, 16 3 जा
48। अब दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो दोनों में 48 आ रहा है, माइनस करके 0 आ रहा है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपका डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ साइड में लिख रहा हूँ मैं, देख लेना, ठीक है, डी जब भी 0 आता है तो आपका जो आंसर होता है वो होता है 2 रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। ओके, अभी बताया था मैंने ऊपर भी, ठीक है, जब इक्वल टू 0 आएगा तो 2 रियल एंड इक्वल आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा डी, मतलब कोई पॉजिटिव नंबर 2 3 4 ऐसे 1 2, तो आपके होंगे 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल, और अगर लेस देन आएगा 0 तो आप बोलेंगे नो रियल रूट। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं हमारा आंसर है कि नहीं है, तो चेक करते हैं कहाँ पे लिखा है ये। देखिए यहाँ पे लिखा है नॉट रियल, ये तो नहीं है। रियल एंड इक्वल, तो ये है रियल एंड इक्वल, यही ऑप्शन हमारा हो जाएगा, रियल एंड इक्वल होते हैं, ठीक है, तो रियल एंड इक्वल। 2 मैंने क्यों बोला, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे 2 रूट आते हैं। ओके, ये होगा नहीं क्योंकि इसके लिए ग्रेटर होना चाहिए, और ये तो है ही नहीं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो रियल एंड इक्वल हो चुका है। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन में आ गए हम, यहाँ देखिएगा बहुत ध्यान से, इसको समझिएगा। इसमें लिखा हुआ है मीडियन क्लास बतानी है। मीडियन क्लास बताने के लिए आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। यहाँ पर आपको कहीं पे भी क्लास की फॉर्म में नहीं दे रखा है, यहाँ पे आपको जो टेबल है बना के दी है, मैं यहाँ पे एक छोटी सी टेबल बना के बता देता हूँ, ये बिलो करके दे रखी है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में बिलो या लेस देन टाइप टेबल आती है तो आपको क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे बताने वाले आगे, क्योंकि आपको पता है जो भी लिमिट होती है, जैसे कोई लिमिट मैं पढ़ रहा हूँ 25 से 30, तो आप क्या पढ़ते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 25, नीचे वाली लिमिट में ग्रेटर देन और इक्वल टू लगाते हैं, और ऊपर वाली में लेस देन लगाते हैं, लेस देन। तो जो भी लेस देन वाली लिमिट होती है उसको हमेशा ऊपर रखते हैं। आई होप ये बात क्लियर होगी। तो जितनी भी हमारी, अगर हम क्वेश्चन में देखें तो ऊपर सारी लिमिट्स बिलो वाली जो दे रखी है, हमें उसको कहाँ रखना है, ऊपर रखना है। जैसे कि यहाँ पे 10, ये 20, ये 30, नेक्स्ट 40, 50 और 60, क्लियर। और फिर नीचे आपको रेंज मिल जाएगी, या तो 0 से शुरुआत हो रही है, ठीक है। अगर अचानक से गैप बहुत ज़्यादा है, सीधे 100 बिलो 100 है, तो आप इसको पहले वाले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बिलो करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, 100 में है तो। बट यहाँ पर आपको सिंपली ऐसे करना है, तो यहाँ 10 से 20, फिर 20 से 30, ओके, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ओके। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, कभी भी बिलो या लेस देन करके आए तो जो आपके साथ टेबल में नेक्स्ट लिखा होगा वो एफ नहीं होगा, वो आपका हमेशा सी एफ होगा। ओके, तो जैसे यहाँ पे आपने इसको क्लास में तो कन्वर्ट कर लिया, लेकिन जो आपको नंबर लिखे जैसे 2, 12, 28, 56, 76 और 80, ये कभी भी आपका एफ नहीं होगा, सी एफ होगा। बिकॉज आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पे बोल रखा है ना, 80 स्टूडेंट का डेटा और लास्ट में 80 आ रहा है, सी एफ में लास्ट में 80 आता है, ठीक है, मतलब लास्ट वाला नंबर आता है टोटल। तो कभी भी बिलो या लेस देन आता है तो साथ में जो टेबल होगी वो हमेशा सी एफ होगी। ओके, क्लियर कर ले बात। ओके, क्लास के साथ जब भी क्लास के फॉर्म में है क्वेश्चन 0 से 10, तो जो लिखा होता है वो एफ होता है। ओके, आई होप ये बात क्लियर होगी, ये बात ध्यान रखना। तो आपको एफ बनानी है। अब सी एफ बनती थी ऐड करके, तो एफ बनेगी माइनस करके, बट आपको पहले नंबर को पहले लिखना पड़ेगा, फिर आपको माइनस करना है नीचे वाले नंबर से, बड़े नंबर से छोटे नंबर को। तो 12 में से 2 गया, कितना आ गया 10, 28 में से 12 को माइनस करेंगे तो ये जाएगा तुम्हारा 8 में से 2 गया 6, 2 में से 1 गया ये 16, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ गया 8, क्योंकि 16 में से 8 गया, क्योंकि बोरो लिया था ना, 16 में से 8 गया 8, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया 2, अब 6 में से 6 गया 0, यहाँ 7 में से 5 गया 2, और यहाँ 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 7, तो यहाँ 4 बचा। ओके, अब आप चेक भी कर लेना कि आपका इसका सम 80 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ना इसका सम जो टोटल n होता है, तो हम ऐड करके चेक कर लेते हैं। 8, 6 प्लस 2 8, 8 और 8 16 प्लस 4 20, दो कैरी, 2 2 4 5 6 7 8, ये बस कन्वीनियंस के लिए कि आपने सही किया कि नहीं किया बस देखने के लिए। अब मीडियम क्लास कैसे पता करते हैं, हम क्या करते हैं n/2। अब n की वैल्यू कितनी है 80, 80 का हाफ किया, तो 80 का हाफ किया आया कितना 40। 40 आप चुनते कैसे हैं, आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पर 40 से बड़ी वैल्यू को चुन लेना होता है। तो 40 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, अगर हम ध्यान रखें, एक सेकेंड, 40 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो 40 से बड़ी वैल्यू सी एफ में चुनता है, सी एफ 56। ओके, बड़ी वैल्यू चुननी है, ध्यान रखना। 40 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, सी एफ में, ये वाली। तो क्लास कौन सी आई 30 से 40। अब देखे ना, 40 से बड़ी वैल्यू ये थी 56,
और 56 वाली हमने लिमिट देख ली थी, ये 40 ऊपर आता है, नीचे कितना आता है, नीचे कितना आता है 30, तो 30 से 40, ओके, तो 30 से 40 आपकी क्या हो जाएगी, मीडियम क्लास हो जाएगी। ओके, जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा ना तो आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे, बहुत जल्दी भी कर लेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बता दिया, जब भी बिलो वाला क्वेश्चन आए या लेस देन वाला है तो आप क्या करेंगे, जो आपके साथ टेबल दी होगी, ये सारी लिमिट ऊपर होंगे, क्या होंगे, ऊपर होंगे यहाँ पे। ओके, ऐसे आप बना लेंगे, क्योंकि आपका एमसीक्यू है ना, तो आपको थोड़ा जल्दी भी करना होगा, टाइम मैनेजमेंट देख के, ठीक है। अब यहाँ पे मैनेज करना होता है, तो ये 0 की लिमिट हो गई, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे आपका 20 आ गया, ऐसे ही 30, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 50। उसके बाद जो आपके साथ जब भी बिलो वाला क्वेश्चन होगा तो जो साथ में टेबल होगी वो हमेशा सीएफ होगी। ओके, और सीएफ का जो लास्ट नंबर होता है वो होता है एन, एन का हाफ कर लेंगे आप, यह है 40, और सीएफ में ही आप चुनते हैं, तो 40 से बड़ी वाली ये हो गई, ये आपकी आ गई मीडियम क्लास। ओके, अब डायरेक्ट भी आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप जल्दी करेंगे इसको, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, आपको पूरा मीडियम सॉल्व नहीं करता है, जैसे मैंने एफ सॉल्व किया वो आपको बस क्वेश्चन में करना होता है, यहाँ नहीं थी नीड उसकी, बस बता दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट 18, आपको बताना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस दे रखे हैं 2/5 जो कि अल्फा होता है, और एक दे रखा है -1/5 जिसको हम बोलते हैं बीटा। ओके, तो जीरोस दिए हुए हैं, जीरोस से पॉलिनोमियल बनाने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, तो मैं सम और प्रोडक्ट को अलग से साइड पे सॉल्व कर लूंगा जिससे यहाँ पे हौच पौच ना हो। तो इसकी वैल्यू है 2/5 अल्फा की, बीटा की वैल्यू है -1/5, सॉल्व करेंगे तो 2/5 प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, एलसीएम है ही 5, 2 में से 1 को माइनस किया तो आ गया 1/5, तो सम की जगह पे आ गया 1/5। इसी तरीके से प्रोडक्ट को भी सॉल्व करते हैं, प्रोडक्ट की जगह पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2/5 इंटू -1/5, तो 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, और नीचे 5 5 जा 25, तो प्रोडक्ट भी आ चुका है। अब जस्ट पुट करते हैं हम वैल्यूज को। ओके, अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर लेते हैं अपने आंसर में। यहाँ पे देखिए x² माइनस सम कितना आया था 1/5 प्लस प्रोडक्ट कितना है -2/25। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। देखिए यहाँ पे सबके अपॉन में आपको एलसीएम सेम बनाना पड़ेगा, इक्वल में आप 0 भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 25 लिख दिया सबके अपॉन में क्योंकि आपको एलसीएम बनाना है। तो आप देखिए यहाँ पर एलसीएम बनाने के लिए 25 5 से नीचे 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे 1 है तो यहाँ पे 25 से नीचे 25 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा 25x² माइनस 5 1 5 5x प्लस माइनस माइनस, यहाँ तो 25 था ही इक्वल टू 0। ये 25 यहाँ डिवाइड से इधर जाएगा, तो फाइनली आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 25² माइनस 5x माइनस 2। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आपको बस ध्यान से करना है, आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 को करते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा है, असर्शन दिया है द सीक्वेंस -1 -1 -1 -1 अप टू -1 इज एन एपी। तो एपी क्या होती है, जिसमें हमारा कॉमन डिफरेंस मतलब डिफरेंस सेम मिलता है। अब पहला टर्म बोलते हैं A1, दूसरा A2, तीसरा A3, ऐसे होते हैं एंड सो ऑन। तो आपको पता है डी निकाल के आप चेक कर लेते हैं क्या होता है A2 माइनस A1, A2 कितना है -1, यहाँ माइनस है, A1 भी -1 है, अब -1 माइनस में प्लस हो गया, कट के 0 आ गया। ऐसे A3 माइनस A2 भी आप चेक कर लीजिए, अगर यहाँ भी डी सेम आ गया तो आपका मतलब AP फॉलो करेगा, तो A3 भी -1 था, यहाँ भी -1 है, तो यहाँ -1 +1, यहाँ भी 0 आ गया, तो ये बिल्कुल AP को फॉलो कर रहा है बिकॉज डी सेम है। इसके अलावा आपको पेपर में बहुत ज़्यादा इस पर स्ट्रेस नहीं देना है, आपको समझना है कि जब भी आपका एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, कोई भी नंबर बार बार रिपीट होगा तो कॉमन सी बात है इनका डिफरेंस सेम ही आना है, ठीक है। तो आप सीधे बता देंगे असर्शन बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। रीजन पे आता है, रीजन में क्या क्या रखा है, इन एन एपी an माइनस an-1 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट जो डी की बात कर रहा है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और n इज अ नेचुरल नंबर। अब ये क्या स्टेटमेंट है, देखिए अभी हमने देखा था, अब हम n को कम से कम, हमें पता है n हमेशा हमारा एक कैसा नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है।
और अगर हम डी निकालना है तो यहाँ पे एन की वैल्यू, जैसे मान लीजिए अगर मैं 1 रख देता तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाता ना, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, A0 कोई टर्म होता नहीं है। ओके, तो हमें मिनिमम वैल्यू कितनी चाहिए 2, क्योंकि जब मैं 2 रखूंगा तो 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1। तो पहला जो डी मिलता है A2 माइनस A1 करके मिलता है ना, तो कम से कम उसने बोला ना इक्वल टू 2 या ग्रेटर देन 2। अब ग्रेटर देन 2 में क्या आएगा 3, तो आगे आ जाएगा 2, क्योंकि 2 में से 3 में से 1 माइनस करेंगे। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट को ऐसा कह रहा है कि ये कंडीशन दे दी है, आपको बस चीजें पता होनी चाहिए। ओके, तो आप ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल सही लिखा है, 2 से बड़ी है, 2 के इक्वल वैल्यू होनी चाहिए और नेचुरल वैल्यू होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। और यहाँ भी डी की ही बात हो रही है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर ए चुन लेंगे, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, both A and R are true and R is the correct explanation of A. Now move to the last question, ठीक है। इसके बाद मैं इसके सेकंड पार्ट पे सेक्शन बी को और सी को आगे सॉल्व करूंगा। आप प्लीज मुझे कमेंट्स जरूर दीजिए और बताइए आपको कैसा लगा इसका सॉल्यूशन, और कोई भी और इम्प्रूवमेंट करना है तो बताइए। ओके, और प्लीज फॉलो कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी बहुत सारे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा जो आपके काफी काम में आएंगे पेपर के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है असर्शन में 2 प्लस रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर है कि नहीं है चेक कर लेते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2 की रूट 3 से कराई तो ये 2 रूट 3 आ जाएगा, बिकॉज हमें बताया एक 2 हमारा रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा 2 रूट 3 देगा, प्लस रूट के जब दो नंबर मल्टीप्लाई होंगे सेम तो रूट बाहर आ जाएगा, मतलब नंबर बाहर आ जाएगा। तो ये फाइनली ये मिला। अब ये सॉल्व नहीं हो पाएगा बिकॉज यहाँ इरेशनल नंबर है और रेशनल नंबर है, तो इसको जो हमारा फाइनल आंसर मिला वो मिला इरेशनल नंबर। ओके, तो इसने यही बोला था ये एक इरेशनल नंबर है, बिल्कुल सही, असर्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। अब देखिए अगर मैं कोई दो इरेशनल नंबर ले लूँ रूट 3 इंटू रूट 3, तो ये हमको दे देता है 3, क्योंकि सेम नंबर है। तो यहाँ पर तो ये बन गया रेशनल, ऑलवेज बोला है ना, तो ऑलवेज चेक करना है। ओके, अब जैसे अगर मैंने रूट 2 लिया, दूसरा लिया रूट 3, तो रूट 6 मिला, ये तो इरेशनल हो जाएगा। बट हमेशा नहीं हो रहा है ऐसा, रूट के सेम नंबर लिया तो बाहर निकल आ रहा है, रेशनल बन जा रहा है। तो ये हमेशा नहीं हो रहा है, ऑलवेज वाली बात यहाँ पे नहीं होगी। मे नॉट भी हो जाता, मे भी हो जाता तो चल जाता, बट यहाँ पे हमेशा की बात कर रहा है, तो जो रीजन होगा वो गलत हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में असर्शन सही है रीजन गलत है वो चुन लेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी होता है हमारा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर ए, तो ये हो गया। आई होप ये आपको जितने भी सॉल्यूशन थे समझ में आए होंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। ओके, ऑल द बेस्ट।